हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखने वाले हैं रेलवे जीडीसी के लिए या फिर एएलपी टेक्नीशियन जेई के लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के देखने वाले हैं। तो सबसे पहला शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट क्लासिफाइड अंडर किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, इनमें से पूछा गया है इनमें से किन को एनिमेलिया किंगडम के अंदर नहीं रखा गया है। ठीक है, तो पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है ये एनिमेलिया के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो फिर किसके अंदर आता है इसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है एनिमेलिया, बाकी सारे तो एनिमेलिया के अंदर है लेकिन प्रोटोजोआ नहीं है, तो किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो किंगडम है, यानी कि किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है वो पाँच पांच पार्ट में तोड़ा गया है, उसको पांच पार्ट में डिवाइड किया गया। तो क्या है, पहला मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, उसके बाद फंगी है, प्लांट है, एनिमल्स है। ठीक है, याद रखना है मोनेरा है, इसको प्रोटिस्टा भी बोलते, प्रोटिस्ट बोलते हैं, फंगस फंगी है, प्लांट है और एनिमल्स है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटोजोआ आता किस कैटेगरी में। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, प्रोटोजोआ है जो है ये प्रोटिस्ट में आता है। ठीक है, अगर बात करें, मान लेते हैं बैक्टीरिया के, अगर पूछ लिया जाता कि बैक्टीरिया कौन से कैटेगरी में आता है तो ये हो जाएगा मोनेरा। ठीक है, ये हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग एग्जांपल्स देख लें, क्योंकि अब जब आपका प्रोटोजोआ आ गया है तो बाकी सारे भी आ सकते हैं। तो प्रोटिस्टिस में कौन है, प्रोटोजोआ है, उसके बाद अलगी है, नाम से भी याद रख सकते हैं, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टिस। ठीक है, उसके बाद बात करें बैक्टीरिया किस में आता है, मोनेरियंस में आता है या फिर मोनेराज जिसको बोलते हैं। ठीक है, फंगी में कौन आएगा, मशरूम और ईस्ट और मोल्ड आएगा। अब प्लांट की बात करें तो जानते ही हैं, मॉस है, फर्न्स है, ठीक है, कॉनिफर ट्रीज है। ठीक, उसके बाद बात करें एनिमल किंगडम में कौन 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 आएगा, इंसेक्ट आएगा, ठीक है, स्क्विड है, हॉर्स है, स्पॉन्ज है, अर्थवर्म है। तो ये सारे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, तो आपको ये वाला चाहे तो आपकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके एक बार बहुत अच्छे तरह से देख लीजिए। ठीक है, इंसेक्ट भी एनिमल किंगडम में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू सेल्स। इनमें से कौन सा है जो कि सेल से रिलेटेड है, क्रोमोसोम्स, जीन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, उसके बाद राइबोसोम्स। आउट ऑफ दीज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए सेल आर। तो ये पूछा गया है कि क्वेश्चन ये है कि इनमें से जितने भी सेल से रिलेटेड टर्म है इनमें से बताइए कि न्यूक्लियस का पार्ट कौन कौन सा है। ठीक है, तो पहले खुद से ट्राई करना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, न्यूक्लियस का जो पार्ट होगा वो क्रोमोसोम्स भी होगा, जीन भी होगा और न्यूक्लियस भी होगा, राइबोसोम्स नहीं होगा। ठीक है, राइबोसोम्स इसका पार्ट नहीं है न्यूक्लियस का। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ए 0.5 kg बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ ए हाइट ऑफ 20 मीटर, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। तो बोला गया है कि एक किसी हाइट पे एक बॉल है जिसका वेट है 0.5 kg और कितने हाइट पे है, 2 मीटर, 20 मीटर हाइट पे। तो बोला गया है कि इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा जब ये ग्राउंड को जस्ट बिफोर द हिट द ग्राउंड, माने ग्राउंड को टच करने से पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ जब हाइट पे होता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, अब सोचिए क्या क्या है, खुद से ट्राई कीजिए, पहले पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 जूल। कैसे आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी बॉडी हाइट पे होता है तो उसके पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। m क्या है, मास है, g क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसके वैल्यू हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है 10 लेना है हम लोग को। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 मीटर हाइट। ठीक है, तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो कितना आ रहा है हम लोग का, 100 जूल। तो होता क्या है कि जब बॉल हीट करने से पहले का बात एनर्जी पूछा है तो वही क्या होगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी भी होगा। ठीक है, क्योंकि वो बोला गया है हीट करने से पहले, बॉल जब हीट करेगा उससे पहले की बात किया तो उसके पास कौन सा एनर्जी रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 100 जूल। स्टडी द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। तो बोला गया है कि कौन सा सोर्सेज है उससे किस तरह का न्यूट्रिएंट्स हम लोग को मिलेगा। ठीक है,
जैसे कि बोला कि है कि आयरन से आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आयरन जो है हम लोग को आंवला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है क्या? विटामिन सी बनाना, फिश लिवर ऑयल से, कैल्शियम मीट एंड इससे, क्लोरीन सॉल्ट एंड। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ये भी देखना जरूरी है कि यहाँ पे क्या बोला है, इनकरेक्ट बोला है। ठीक है, करेक्ट की बात नहीं कर रहा है, इनकरेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग को करना किस तरह से करना पड़ेगा ये देखिए। ठीक है, तो विटामिन सी जनरली जो होता है, विटामिन सी के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो होता है साइट्रस फ्रूट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है बनाना एंड फिश लिवर, इसको भी देखते हैं। आंवला की बात करें, आंवला या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है, तो ये तो सही है। इनकरेक्ट पूछा है हम लोग को। ठीक है, उसके बाद बोला गया है क्या कि मीट और इससे कैल्शियम मिलता है। उसके बाद बात करें क्लोरीन जो है, क्लोरीन जो मिलता है वो सॉल्ट और सी फिश से मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को इनकरेक्ट पूछा गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 एंड 3 इज़ इनकरेक्ट। तो बनाना में विटामिन बी होता है। ठीक है, बी एंड सी तो होता है, लेकिन फिश लीवर ऑयल में जो होता है वो ए एंड डी होता है। याद रखिएगा, फिश लीवर ऑयल जो है उसमें क्या होता है, विटामिन ए एंड डी होता है, लेकिन जबकि यहाँ पे विटामिन सी लिखा हुआ है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, और बात करें हम लोग कैल्शियम की, तो कैल्शियम हम लोग को किस से मिलता है, मिल्क है, चीज़ है, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं उनमें से हम लोग को क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीट और इस लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी हैं जिनसे हम लोग को कैल्शियम मिलता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, यानी सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑर्गेनल टू इट्स सरफेस। तो बोला गया है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आप अगर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो आपको रफ दिखेगा। ठीक है, तो कौन सा पार्ट रफ दिखेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम्स। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 पार्ट होता है। ठीक है, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। तो रफ वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, अगला सुनिएगा। तो यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखाया गया है कि जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रफ वाला पार्ट और एक होता है स्मूथ वाला पार्ट। ठीक है, रफ वाले पार्ट में ही क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज इन्वेंटेड बाय इन 1913। तो बोला गया कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, इन 1913। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है इसमें स्टूडेंट। हेनरी मोस्ले होगा, मेंडलीव होगा, नॉलैंड होगा या डिवोनियर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी मोस्ले। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो दिया था वो इन्होंने दिया था। अब आते हैं कुछ मैच द फॉलोइंग में। यहाँ पे पूछा गया है डिवाइस है और यहाँ पे कन्वर्सन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, यानी मैच करना है आपको। ठीक है, विंड मिल में किस तरह का एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो उसके बाद बल्ब है, इलेक्ट्रिक सेल है, माइक्रोफोन है। तो आपको जो सबसे सिंपल लगता है उसी से शुरुआत कीजिए। जैसे बल्ब की बात करें, बल्ब में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी बनता है, यानी कि बी का तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बी का 4 एक ही जगह ऑप्शन में है और आसानी से मार सकते हैं हम आप। तो बाकी सब भी देख लेते हैं। विंड मिल में क्या होता है, ठीक है, तो विंड मिल में होता है आपका कि काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद बल्ब की बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल में सुने होंगे कि केमिकल्स भरा हुआ रहता है। ठीक है, जो कि केमिकल को किस में बदलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। और माइक्रोफोन क्या कर रहा है, माइक्रोफोन जो हम लोग साउंड एनर्जी को किस में बदल रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलता है या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर एग्जैक्टली ... डिग्रीज अपार्ट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। तो बोला गया कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है वो फ़ारेनहाइट स्केल पे कितने का डिफरेंस पे है। ठीक है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो हम लोग को जानना पड़ेगा पहले बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो हम लोग जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस में तो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बॉइलिंग की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे उसने ये कहा है कि फ़ारेनहाइट स्केल में बताना है आपको। ठीक है,
तो याद रखिएगा कि फ़ारेनहाइट स्केल पे जो 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें, अगर 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वो 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से अगर फ्रीज बॉइलिंग पॉइंट की यानी 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें अगर, तो वो फ़ारेनहाइट पे 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस की, तो उसको अगर कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट पे तो वो 212 होगा। तो 212 और एक जगह है 32, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 180। ठीक है, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सुनिएगा। अब कुछ फिर से एक क्वेश्चन आया मैच द फॉलोइंग में, सेपरेटिंग ऑफ सॉल्ट एंड कम्फूर, सेपरेटिंग ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ये कफूर है। ठीक है, उसके बाद सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम द ग्रेन, सेपरेटिंग सॉइल फ्रॉम वाटर, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस ठीक है तभी कर पाएंगे आप जब आपको ये सारे प्रोसेस पता होंगे। विनोइंग है, डिकेंटेशन है, एवापोरेशन है, सब्लिमेशन है। ठीक है, पहले खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोला है, सेपरेटिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम वाटर। वाटर से हम लोग को क्या करना है, सॉइल को अलग करना है, तो इसको छोड़ दीजिए अभी। सेपरेटिंग सॉल्ट एंड वाटर, वाटर और सॉल्ट को अगर अलग करना है तो हम लोग को आप अगर प्रोसेस जानते हैं कि सॉल्ट बनता कैसे है, तो वहाँ से आप मार सकते हैं कि इवापोरेट होता है वाटर, तभी वहाँ से सॉल्ट मिलता है आपको। ठीक है, माने एक छोटा सा वाटर का एक छोटा सा पार्ट को अलग किया जाए, जब समुद्र से अलग किया जाता है तब वहाँ पे क्या होता है, वाटर इवापोरेट होता है और वहीं पे सॉल्ट मिलता है हम लोग को। ठीक है, तो सेपरेटिंग ऑफ सॉल्ट एंड वाटर जो होगा ये इवापोरेशन होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें कफूर एज सॉल्ट का, सेपरेटिंग सॉल्ट एंड कफूर, तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन में होता क्या है कि आपका जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी चीज़ सॉलिड से पहले लिक्विड में आता है, लिक्विड से तब गैस में आता है। लेकिन ये जो कफूर है ये डायरेक्ट क्या होता है, आपका डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में बदलता है। तो इसका तो सब्लिमेशन होगा, यानी कि ए का फोर्थ होगा। ठीक है, उसके बाद बोले बी का थर्ड होगा। उसके बाद बात करें सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम द ग्रेन, तो ये विनोइंग प्रोसेस क्या होता है इसको जानना जरूरी है। जैसे हम लोग धान गेहूँ की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ कुछ हस्क हस्क का मतलब क्या होता है, भूसा वगैरह ग्रेन में जाकर के जब मिल जाता है तो उसको अलग करने का क्या तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं कि ये देखें यहाँ पे कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ हाइट पे उसको लेकर के हवा में उसको उड़ाते हैं। ठीक है, हवा में उड़ने के लिए देते हैं, तो जो हमारा वेटेड पार्टिकल होता है, जो ग्रेन है, वो हस्क से अलग हो जाता है ऐसे करके। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं विनोइंग। ठीक है, और एक प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है डिकंटेशन। डिकंटेशन का मतलब क्या होता है कि आपका मान लीजिए कि वाटर के साथ आपका सॉइल मिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका, अलग करने का तरीका को बोलते हैं डिकंटेशन। वो कैसे होता है ये इसको भी समझ लीजिए। तो वाटर के साथ जब सॉइल मिक्स हो जाता है तो उसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा, तो वो आहिस्ते आहिस्ते नीचे आकर के बैठ जाता है। तो नीचे आकर के बैठ जाता है, तो अब क्या कर सकते हैं आप, ये जो आपको जो प्योर, थोड़ा बहुत प्योर वाटर, वैसे तो इम्प्योर ही है लेकिन बोल सकते हैं कि पहले से प्योर हो गया है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, लेकिन अगर इस वाटर को आप दूसरे कंटेनर में पोर कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा, तो इसको बोलते हैं डिकंटेशन। तो दो प्रोसेस होता है यहाँ पे, सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन। तो इसमें क्या होता है, सॉइल को अलग किया जाता है वाटर से। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक का 4, बी का 3। ठीक है, सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन ये हो जाएगा विनोइंग। उसके बाद सेपरेटिंग सॉइल फ्रॉम वाटर क्या हो जाएगा, डिकंटेशन। ठीक है, अगला सुनिए। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन टेल्स अस हाउ लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू मोर कम्प्लेक्स फॉर्म। तो बोला गया है कि कौन सा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है जो ये कहलाता है कि हम लोग का जो लाइफ पहले इवॉल्व हुआ है सिंपल से कम्प्लेक्स की ओर, ये कौन सा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, अगला सुनिएगा। गेमेट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस थ्रू विच प्रोसेस। तो बोला गया गेमेट का जो फॉर्मेशन है, गेमेट्स का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, वो कौन से प्रोसेस के द्वारा होता है। फिशन है, मियोसिस है, माइटोसिस है या एमिटोसिस है। ठीक है, तो गेमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है मायोसिस के द्वारा। ठीक है, आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एबीज, यानी कि बर्ड्स,
क्लास ऑफ एनिमल्स, बोला गया है कि इनमें से कौन सा है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बर्ड्स का, ठीक है। द स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, दे पोजेस बीक, the hind limbs are modified into wings, the presence of feathers are and most of them can fly except flightless bird। तो इनमें से बोला है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स गलत है, ठीक है। दे पोजेस पीक मतलब उसका जो चोंच होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला है द द स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, तो बोला गया कि उनका जो स्किन होता है वो ड्राई होता है विद किसी भी ग्लैंड की नहीं होने की वजह से, सिर्फ एक ग्लैंड होता है ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। अब क्या बोला है, द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, तो बोला गया फेदर्स रहने की वजह से वो फ्लाई कर सकता है, लेकिन सिर्फ फ्लाइटलेस बर्ड को छोड़कर, जैसे ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच बर्ड तो है लेकिन फ्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, द हिंड लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, तो यहाँ पे बोला गया हिंड लिम्स जो होता है ये मॉडिफाई होकर के विंग्स बनाए, ऐसा नहीं है, फोर लिम्स मॉडिफाई होकर के विंग्स बनाए, ठीक है। तो इसका आंसर थर्ड नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ घुमाया ये है कि हिंड लिम्स नहीं होकर के फोर लिम्स होता, फोर लिम्स जो है बर्ड्स में जो फोर लिम्स होता है वही मॉडिफाई होकर के विंग्स बनाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर of position of object, position of image, size of image is not correct for concave mirror, तो बोला गया कि concave mirror है। अब ये बता रही है कि ऑब्जेक्ट को कहीं रख रहे हैं, तो बताइए इमेज कौन सा सही नहीं है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर इमेज ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे होता है और बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है इसको देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, कनकेव मिरर बना करके, या फिर याद है तो अच्छी बात है, ठीक है। कैसे देखेंगे हम लोग, जैसे इन्फिनिटी पे था, ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बन रहा था, फोकस पे बन रहा था और बहुत छोटा बन रहा था, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी सब है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर दूर होगा तो क्या हो रहा है, इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज इन्वर्टेड बन रहा है, और कहाँ किस किस के बीच में बन रहा है, सी और एफ के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या बोल रहा है कि अगर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज जो बनेगा वो सी पे बनेगा, ठीक है, और हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। क्या ऐसा है, देखिए तो इमेज जब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज सी पे नहीं बन रहा है, ठीक है, वो कहाँ पे बन रहा है, एफ पे बन रहा है। और बात करें जो इमेज का साइज है वो क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, ये सही है, ये बात सही है कि हाईली डिमिनिश्ड होगा, लेकिन सी पे नहीं एफ पे बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला गलत है, बाकी सब सही है, बाकी सब चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे सुनिए, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, तो अगर बर्ड्स का स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, ऑर्निथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, एन एफर्ट ऑफ 5 unit is applied on a 10 unit load. The distance traveled by the effort and the load are 50 and 20 units respectively. Find the efficiency of the machine. तो बोला गया है कि effort यहाँ पे efficiency निकालना है। efficiency निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। efficiency का यही फॉर्मूला होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, वर्क हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, वर्क डन आउटपुट बटे वर्क डन इनपुट, ठीक है। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स कितना, देखिए एफर्ट 5 यूनिट इज अप्लाइड, तो एफर्ट कितना लगा रहे हैं, फोर्स कितना लगा रहे हैं 5 यूनिट ऑन ये 10 यूनिट लोड, लोड कितना है 10 यूनिट है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट, एफर्ट के द्वारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 50, और बात करें कि लोड के द्वारा कितना ट्रेवल किया जा रहा है 20 मिनट, मैंने हम ताकत लगा रहे हैं कितना, आपका डिस्टेंस लगा रहे हैं 50 और लोड ट्रेवल कर रहा है 20, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क। तो आउटपुट वर्क देखिए तो कितना हो रहा है हम लोग का, फोर्स कितना लग रहा है आपका, लग रहा है फोर्स 10 यूनिट आउटपुट में, और डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 20 यूनिट। बात करें इनपुट वर्क कितना था, इनपुट फोर्स कितना था, तो 5 यूनिट, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है तो 50। तो यहाँ से निकालेंगे तो हम लोग का एफिशिएंसी जो है ये निकलेगा 80%, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, मैंने
अच्छा लेवल का है, ठीक है। तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए कैसे निकालेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कनकेव मिरर के सामने रखा गया है 18 सेंटीमीटर लेंथ पे, ठीक है। उसके बाद बोला है एट ए डिस्टेंस ऑफ जिसका फोकल लेंथ 18 है और डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर है, यानी कि मिरर से 12 सेंटीमीटर है। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कनकेव मिरर। तो बोला गया कि मैग्नीफिकेशन जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग को दो चीज़ें आना, यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 12, यानी कि u का वैल्यू दिया हुआ है और f का वैल्यू दिया हुआ है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, ठीक है। तो यहाँ से f फॉर कनकेव मिरर याद रखना है आपको, कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव ही में लेते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/f = 1/b + 1/u, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सब वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही v का वैल्यू आएगा, v का वैल्यू कितना है 36, तो हम लोग मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मैग्नीफिकेशन क्या होता है -v/u, और क्योंकि v का वैल्यू माइनस में आया था -36, ठीक है, यहाँ पे मेरे से छूट गया है, ये -36 होगा, तो इसलिए क्या होगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए, मैग्नीफिकेशन जो आएगा वो ये पॉजिटिव में आएगा। तो याद रखना है कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों ही नेगेटिव होता है, ठीक है। अगला सुनिए, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इट्स वेलोसिटीज। तो बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। इट्स वेलोसिटीज, तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी किस पे निर्भर करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर, क्या होगा इसका रिजल्ट, ठीक है। तो जब कोई बॉडी रेस से मोशन में आते हैं तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, v = u + at, ठीक है, v = u + at, u0 क्या हो जाएगा, रेस्ट ये u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बॉडी रेस्ट से जब होता है तो u 0 हो जाता है, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो इनिशियल u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो बात करें, यहाँ पे पूछा गया है वेलोसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या कुछ और है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ स्क्वायर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका रिलेशन होगा वेलोसिटी का, ये तो 0 हो गया, तो क्या होगा +80 होगा, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने सारे ही क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छे से एक बार बढ़िया से देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्कस करते हैं हम लोग अगले दिन फिर।